हे भगवान, भले ही आपने मेरी और मेरे पति की आंखें छीन ली, लेकिन ऐसे संस्कारी बेटे देकर आपने हमारा जीवन धन्य कर दिया भगवान। बस ऐसे ही हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो शंकर भगवान की जय। ललिता के साथ साथ सभी लोग जयकारा करते हैं और उसके बाद सुमित अपनी माँ का हाथ पकड़ता है, जबकि अमित अपने पिता का हाथ पकड़ता है और फिर दोनों बेटे अपने माता पिता को खाने की मेज पर बिठाते हैं। माँ बताओ आज मैंने क्या बनाया है? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। आलू के पराठे बनाए हैं क्या बेटा? कमाल है पापा जी, हर बार आपको कैसे पता चल जाता है? भगवान ने आंखें नहीं दी तो क्या हुआ बेटा, नाक बहुत तेज है मेरी, समझे तुम दोनों? कोई गड़बड़ नहीं करना वरना ये बुढ़ा सूंघ लेगा। किशोरी लाल की बात सुनकर ललिता और उसके दोनों बेटे हंसने लगते हैं। ये कहानी है ललिता और उसके पति किशोरी लाल की, जिनके दो बेटे थे। बड़ा बेटा सुमित और अमित छोटा बेटा था। जब सुमित और अमित छोटे थे तभी एक हादसे में उनके माता पिता की आंखों की रोशनी चली गई थी और तब से ही सुमित और अमित ने घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। फिर एक दिन, बस कर बेटा, कितनी देर से पैर दबा रहा है? ओहो, आप तो बस ये बताओ माँ कि कुछ आराम आ रहा है कि नहीं? हाँ बेटा, बहुत आराम आ रहा है। भगवान करे तुझे बहुत ही सुंदर और संस्कारी बहू मिले। मैं खुद ढूंढूंगी तेरे लिए ऐसी बहू। ललिता की बात सुनकर सुमित एकदम खामोश हो गया और फिर ललिता ने उससे पूछा, अरे सुमित, क्या हुआ बेटा, तू एकदम चुप क्यों हो गया? माँ वो आपसे कुछ कहना था। हाँ बोलना। माँ वो मेरे ऑफिस में ना एक लड़की है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और। अच्छा, क्या नाम है उसका? माँ वो उसका नाम जीनत है। है? मुस्लिम है वो? हाँ माँ, वो मुसलमान है, पर उसके घर में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। वो बहुत सुंदर और बहुत ही संस्कारी लड़की है माँ। इतना सुनते ही ललिता ने सुमित के पास से अपने पैर खींच लिए और वो गुस्से में चीख कर बोली, यही संस्कार दिए थे तुझे कि तू एक मुसलमान को इस घर की बहू बनाना चाहता है? पंडितों के घर में मुसलमान बहू लाएगा तू? पर माँ। पर वर कुछ नहीं, वो लड़की कभी इस घर की बहू नहीं बन सकती। माँ वो बहुत अच्छी है, आपकी बहुत सेवा करेगी वो। अरे भाड़ में जाए ऐसी सेवा, तू कान खोलकर सुन ले, तुझे उसी लड़की से शादी करनी होगी जिससे हम कहेंगे। माँ मैं जीनत से वादा कर चुका हूँ। तो ठीक है, फिर अभी निकल जा मेरे घर से, अभी के अभी। मैं मान लूंगी कि मेरा एक ही बेटा है और अगर वो भी ऐसा करेगा तो उसे भी निकाल दूंगी। हम रह लेंगे बुढ़े बुढ़िया अकेले। सुमित अब पीछे नहीं हट सकता था, मगर ललिता और किशोरी लाल ने सुमित को घर से निकाल दिया था। सुमित आंखों में आंसू लिए घर से चला गया और उधर ललिता और किशोरी लाल भी आंखों में आंसू लिए उसके जाते हुए कदमों की आवाज सुनकर रोने लगे। छोटे भाई अमित ने ललिता को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। सुमित कई दिनों तक अपने दोस्तों के घर रहा और फिर एक दिन उसने जीनत से शादी कर ली और अपने घर से 3 घर छोड़कर एक कमरा किराए पर ले लिया। वो रोज सुबह छत पर चढ़ जाता और वहां से अपने माँ बाप और भाई को आंगन में देखता। ऐसे कुछ और महीने गुजर गए और फिर ललिता ने अमित की भी शादी करा दी। ललिता ने अमित की शादी जिस लड़की से कराई थी वो एक अमीर घर से थी, साथ ही एक नंबर की घमंडी और नकचढ़ी थी। वक्त बीतता गया और फिर एक दिन, माँ जी कहाँ हो आप? यहाँ हूँ काजल, क्या हुआ, बड़ी खुश लग रही है। माँ जी आप दादी बनने वाले हो। मैं पेट से हूँ माँ जी। अरे वाह, हे शंभू, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने इस अंधी की दुनिया में उजियारा भर दिया। काजल, तूने मेरा दिल खुश कर दिया सच में। ललिता के छोटे बेटे अमित की पत्नी काजल गर्भवती थी। ये खबर सुनते ही ललिता बहुत खुश हो गई। उस दिन शाम को ललिता की पड़ोसन ने उसे बताया कि उसकी बड़ी बहू जीनत भी 1 महीने से गर्भवती है, पर जीनत के गर्भवती होने पर ललिता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसे ही 2-3 महीने और बीत गए। फिर एक दिन, माँ जी मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने पापा के घर चली जाऊं और फिर बच्चा लेकर ही यहाँ लौटूं। क्यों? हम पर भरोसा रख काजल, हम तेरा पूरा ख्याल रखेंगे। ललिता ने काजल को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन काजल तो अपने पापा के पास ही जाना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा उसके ससुराल में पैदा हो, और दूसरी बात ये कि गर्भवती होने के बाद वो घर का काम भी नहीं करना चाहती थी। अमित ने भी उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी और अपने पापा के घर चली गई। दूसरी तरफ सुमित जीनत का पूरा ख्याल रख रहा था। फिर एक दिन जब जीनत छत पर कपड़े सुखा रही थी, तब उसने अपने ससुराल की तरफ देखा, जहां अमित कपड़े धो रहा था और उसकी सास ललिता झाड़ू लगा रही थी। लेकिन वो बेचारी वहां झाड़ू लगा रही थी जहां कचरा था ही नहीं।
ये देखकर जीनत फौरन अपने ससुराल की तरफ दौड़ी, पर तभी कुछ सोचकर वो रुक गई। उसे ललिता का ख्याल आया जो उसके वहां जाने से नाराज हो सकती थी। जीनत वापस घर लौट आई, लेकिन सारा दिन वो अपने ससुराल के बारे में ही सोचती रहती। फिर उसी रात, आपको पता है अमित भैया की पत्नी काजल भी पेट से है। अच्छी बात है। पर वो अपने घर चली गई है। सुना है वो अब बच्चा लेकर ही आएगी। अच्छा। अमित भैया घर का सारा काम कर रहे हैं और आज तो मैंने माँ जी को झाड़ू पोछा लगाते हुए देखा। इतना सुनते ही सुमित की आंखों में आंसू आ गए और वो कुछ नहीं बोला, पर जीनत उसका दर्द समझ गई थी। अगली सुबह जब अमित सोकर उठा तो उसने देखा कि पूरे आंगन में झाड़ू और पोछा लगा हुआ था। साथ ही उसने देखा कि छत पर किसी ने कपड़े धोकर सुखाने के लिए भी डाल दिए थे। अमित ये सब देखकर हैरान था। फिर वो किचन में नाश्ता बनाने गया तो देखा कि वहां पहले से ही आलू के पराठे बने रखे थे। माँ, आपसे कितनी बार कहा है, मैं हूं तो सही, आपने इतना सारा काम क्यों किया? कौन सा काम? यही, सारे कपड़े धो दिए, खाना बना दिया, झाड़ू पोछा भी कर दिया। आज तो कर दिया, लेकिन कल से मत करना, समझ गई ना आप? इतना कहकर अमित काम पर निकल गया, लेकिन ललिता गहरी सोच में पड़ गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हुआ कैसे। अगली सुबह ललिता 4 बजे उठ गई और जाकर आंगन में छिप गई। थोड़ी देर में उसे बर्तनों की धीमी आवाजें आने लगी। आवाज सुनकर वो रसोई की तरफ गई। तभी उसने रसोई में खाना बना रहे शख्स को पकड़ लिया। तुम जीनत हो ना? इतना सुनते ही जीनत जोर जोर से रोने लगी। ललिता ने उसके आंसू पोंछे और उसे गले से लगा लिया। तभी ललिता ने जीनत के पेट पर हाथ रखा और फिर ललिता की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। बस यहीं से सारे गिले शिकवे मिटाकर ललिता ने जीनत और सुमित को वापस अपना लिया और एक बार फिर पूरा परिवार एक हो गया। रोशनी की शादी दीपक के साथ 6 महीने पहले ही हुई थी। जिस तरह हर लड़की ना जाने कितने अरमान लेकर ससुराल आती है, वैसे ही रोशनी भी आई थी। रोशनी बहू, कितनी रोटियां सेक रही है? देख, 3 तेरे ससुर जी की, 3 सुनील की और मुझे तो कम भूख है। मेरी 2 सेक दे, बाकी अपनी देख ले। तू भी वैसे 2 रोटी ही खाएगी। अरे हाँ, याद आया, 2 रोटी सुबह की बची हुई है। मैं और तू एक एक वो ले लेंगे तो 8 रोटी बहुत रहेंगी। कैसे घर में आ गई, जब देखो रोटियां गिनती रहती हैं। मेरा तो दिमाग खराब किया हुआ है। माँ, 6 महीने में इतनी कमजोर हो गई है आपकी बेटी। सासू माँ जब देखो रोटियां गिनती रहती है और हर वक्त टोकती रहती है। रोशनी बेटा, कोई बात नहीं, अपनी सास की बातों को दिल पर मत लगा। तू बस अपनी अच्छी बहू होने का फर्ज निभा। बाकी हर किसी की अपनी आदत होती है बोलने की। हम दूसरों को नहीं बदल सकते, खुद को ही बदल लो। तू चुप रहा कर, बोलने दिया कर जो भी बोले। रोशनी अपने काम में लग जाती है। अगले दिन, ये क्या रोशनी, तूने अभी तो दीपक के लिए चाय बनाई थी, अब दोबारा क्यों बना रही है? फ्राई पैन में बची हुई चाय रखी तो है, वही पी लेती। माँ जी, चाय थोड़ी देर भी पड़ी रहे तो उसका स्वाद बदल जाता है और मुझे ताजी चाय पीने की आदत है। तो ये चाय मुझे दे दे, इतनी महंगी चीनी पत्ती दूध वाली चाय है। माँ जी, सिर्फ 2 घूंटी तो है, ये क्या पियोगे? मैं ताजी बना रही हूँ, पी लो। नहीं, तू ये 2 घूंटी दे दे, मुझे बहुत है। सच में ऐसी कंजूस सास मैंने आज तक नहीं देखी। कुछ कहा तुमने रोशनी? नहीं माँ जी, मैं तो बस गीत गुनगुना रही थी। 100 साल जियो हमारी सासू जी, हमको लागत माँ से प्यारी सासू जी। 1 मिनट माँ जी, मैं अभी आई। क्या हुआ? चाय चढ़ाकर बाथरूम में कहाँ भाग रही है? रोशनी जैसे ही बाथरूम में जाती है उसे उल्टियाँ होने लगती हैं। थोड़ी देर बाद वो बाथरूम से बाहर आती है। क्या हुआ? सारी चाय सूख गई, इतनी देर लगा दी। पता नहीं माँ जी, कल से थोड़ा जी मिचला रहा था, उल्टियाँ हो गई। अरे, बदहजमी हो गई होगी, जा नींबू चाट ले, ठीक हो जाएगा। पर बदहजमी कैसे माँ जी, मैंने तो कुछ खाया ही नहीं। रोशनी कमरे में आकर अपनी माँ को फोन लगाती है। माँ, क्या करूँ फिर, आप ही बताओ, जाऊँ फिर डॉक्टर के पास या अभी रुक जाऊँ? 1 दिन और देख ले बेटा, नहीं तो एक काम कर, दीपक से प्रेगनेंसी टेस्ट करने वाली किट मंगवा लेना, हो सकता है तुझे दिन चढ़ गए हो। ठीक है माँ, कल तक देखती हूँ। रोशनी को शरीर में कमजोरी महसूस होने लगती है। तभी, क्या बात है रोशनी, इतने छोले चावल किसके लिए बनाए थे जब खाने नहीं थे? ये लोग तो सुबह लंच ले गए, उसके बाद वैसे के वैसे ही पतीले रखे हैं। जब नहीं खाने थे तो बनाए क्यों? माँ जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, थोड़ी देर बाद खा लूंगी। अब रात को कुछ नहीं बनाना, यही पूरा हो जाएगा, समझी? कमला अपने कमरे में चली गई। रात में, रोशनी, ये कुकर में क्या बनाने की तैयारी है? छोले चावल रखे तो हैं, वही गर्म कर लेंगे। माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ी सी धुली मूंग की दाल की खिचड़ी बना रही थी। छोले रात में भारी हो जाएंगे मुझे। ये सही है, 2 उल्टी आई नहीं कि ढीले पड़ जाओ। बस चौथाई मुट्ठी बनाना अपने लिए, हम तीनों तो सुबह वाले छोले चावल ही खा लेंगे। इतनी महंगाई है भाई। बेचारी रोशनी पहले ही तबीयत खराब से परेशान थी, ऊपर से कमला की कंजूसी।
अगले दिन रोशनी को फिर उल्टियां होने लगती हैं। वो दीपक को बताती है। वो प्रेगनेंसी टेस्ट किट ले आता है। रोशनी चेक करती है। दीपक, मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या? ये तो बहुत ही खुशी की बात है रोशनी, मैं आज बहुत खुश हूँ। क्या तू माँ बनने वाली है? चल ठीक है, अब थोड़ी बचत करनी शुरू कर दे। आगे 2 से 3 हो जाओगे तो खर्चे बढ़ जाएंगे। माँ जी, मैं दीपक के साथ डॉक्टर के पास होकर आती हूँ। अरे उसे क्यों परेशान कर रही है, उसे काम पर जाने दे, मेरे साथ चलना। दीपक काम पर चला जाता है। रोशनी कमला के साथ डॉक्टर के पास जाती है। मैंने रोशनी का चेकअप कर लिया है, सब कुछ ठीक है। बस अपने खान पान का ध्यान रखना और कोई भी चिंता फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये कुछ ताकत की दवाइयाँ और टॉनिक लेने हैं। कितनी फीस हुई डॉक्टर? जी 1500 रुपए। क्या 1500 रुपए? ये कुछ ज्यादा नहीं है? और दवाइयाँ अलग खरीदो। माँ जी अभी तो दो, घर जाकर सुना लेना। अब इतने पैसे यहाँ लग गए, दवाइयाँ भी 1200 की आ गई। अब ऑटो के 80 रुपए नहीं दूंगी, पैदल चल ले। पैदल चलना गर्भवती के लिए अच्छा होता है। कहाँ फंस गई मैं इन जैसी कंजूस के साथ। कमला और रोशनी घर आ जाते हैं। अब रोशनी गर्भवती थी तो उसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत थी, पर कमला की कंजूस आदत से वो कैसे पीछा छुड़ाती। एक दिन, रोशनी, ओ रोशनी, कहाँ है? माँ जी बाहर हूँ, ये दशहरी आम वाला भैया आया हुआ है, वही ले रही हूँ। ओ भैया, क्या भाव दे रहा है? अम्मा जी 70 रुपए किलो दिए हैं 2 किलो के। तुम 60 रुपए दे देना, बोनी का टाइम है। अरे क्या लूट मचा रखी है, औरतें देखकर भाव बढ़ा दिए। और ये आम तो हैं भी बिल्कुल बेकार पिलपिले से। पर माँ जी मेरा आम खाने का बहुत मन था। अच्छा तुझे आम खाना है, ये ले भैया 5 रुपए, ला एक आम दे दे। क्या अम्मा जी है इतनी कंजूसी, सिर्फ एक आम? तो क्या पूरा ठेला खरीद लूं? ला मुफ्त में दे, एक काम देगा, बड़ा आया बात करता है, चल जा यहाँ से। रोशनी गुस्से में घर के भीतर आ जाती है और अपने कमरे में चली जाती है और सारी बात अपनी माँ को बताती है। अब तुम ही बताओ माँ, इतनी कंजूसी, वो भी आम खरीदने में। मेरा इतना मन था आम खाने का। कोई बात नहीं, तो दीपक को बोल देना, वो शाम को लेता आएगा। उसी शाम रोशनी के ससुर रोशनी के लिए कुछ सामान ला। कमला, ये देसी घी और थोड़ा ड्राई फ्रूट, बादाम, काजू वगैरह लाया हूँ। रोशनी बहू को 9वां महीना लग गया है ना, उसे कुछ न कुछ खिलाती रहा करो। अरे आप भी ना, इतना देसी घी और ड्राई फ्रूट क्या करना था, थोड़े बहुत ही ले आते, बेकार की फिजूल खर्ची करते हो। लाओ दो, अच्छा मैं रसोई में रख देती हूँ। कमला सारे ड्राई फ्रूट और घी छुपा कर रख देती है। अरे इतने महंगे बादाम काजू थोड़े दे दूंगी, सारे खा जाएगी। ये घी भी एक कड़छी निकाल लेती हूँ, एक हफ्ता तो चली जाएगा, बाकी छुपा देती हूँ। रोशनी को कुछ समझ नहीं थी, माँ से वो इतनी बात फोन पर नहीं कर पाती थी। एक दिन, माँ जी पता नहीं मेरे हाथ पैरों में सूजन बढ़ती जा रही है, क्या मैं डॉक्टर को दिखाऊं? अरे ये छोटी छोटी बातों के लिए रोजाना डॉक्टर की फीस बनाते रहो। ये सूजन से कोई डरने वाली बात नहीं होती, ये तो गर्भावस्था में मामूली बात है। कमला के मना करने पर रोशनी हॉस्पिटल की विजिट के लिए भी नहीं जाती। एक शाम, रोशनी क्या हुआ? आंखें खोलो रोशनी। माँ, बाबूजी जल्दी आओ, रोशनी बेहोश हो गई है। अरे बिस्तर पर लिटा दे, थोड़ा पानी के छींटे डाल, आ जाएगा होश। दीपक कोशिश करता है पर रोशनी होश में नहीं आती। वो रोशनी को हॉस्पिटल लेकर भागता है। डॉक्टर वहाँ रोशनी का चेकअप करती है। ये क्या हाल बना दिया है आपने रोशनी का? आपको पता भी है रोशनी का बीपी कितना बढ़ा हुआ है? और इनकी तो अपॉइंटमेंट थी 15 दिन पहले की, वो भी मिस की हुई है। आपकी इतनी बड़ी लापरवाही से रोशनी की जान भी जा सकती है। माँ, आपको पता था ना रोशनी को डॉक्टर के पास आना है? कमला घबरा चुकी थी, उससे बड़ी गलती हो चुकी थी। कमला, अब तो शर्म करो, इतनी कंजूसी, तुम अपनी ही बहू के साथ ये व्यवहार करोगी? मुझे नहीं पता था, वो तुम्हें माँ कहती है, उसने अपना मायका छोड़ हमारे घर को अपनाया है। अगर बहू या बच्चे को कुछ हो गया तो ऐसा ना हो सारी जिंदगी तुम्हें पछताना पड़े। माँ, अगर आपको मेरे और रोशनी के रहने से कोई परेशानी है, बस एक बार रोशनी ठीक हो जाए, मेरा बच्चा सकुशल दुनिया में आ जाए, फिर मैं अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। नहीं नहीं दीपक, मुझे माफ कर दे बेटा, मेरी आंखों पर कंजूसी की पट्टी बंधी थी, मैंने सही को गलत नहीं समझा। दीपक के पापा, आप भी मुझे माफ कर दो। मैं एक ऐसी सास हूँ जिसने अपनी ही बहू को मौत के मुंह में धकेल दिया। भगवान मुझे क्षमा कर दो। कमला रोने लगती है, तभी डॉक्टर आ जाती हैं। बधाई हो, बेटा हुआ है। माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं। सब लोग बहुत खुश होते हैं। घर आने के कुछ दिन बाद दीपक रोशनी से कहीं और चलकर रहने के लिए कहता है, पर रोशनी मना कर देती है। दीपक, माँ जी को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी, वो मेरी माँ है, मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कमला ये सब सुन लेती है। रोशनी बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ इतना गलत किया, फिर भी आज तू मेरी परवाह कर रही है। नहीं माँ, माफी मत मांगो, बस अपना आशीर्वाद दो। उस दिन से कमला का व्यवहार सबके प्रति बहुत बदल जाता है, जिसको देखकर परिवार में सब बहुत खुश होते हैं।